जय हिंद। और चलिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, आपको शानदार तरीके से समझाऊंगा, नोट्स भी बनवाऊंगा, हर एक चीज बारीकी से समझाऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहा जाता है। ये चीज आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और यहीं पर आप एक और चीज याद रख लीजिए कि इस नियम को सन 1774 में लेवोजियर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि लेवोजियर ने अपने रूल में क्या कहा। उसने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना कोई पदार्थ उत्पन्न होता है और ना ही कोई पदार्थ नष्ट होता है, सिर्फ रूपांतरण होता है। इस प्रकार से उसने कहा, जैसे मान लीजिए ए और बी रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्शन करके सी और डी बनाते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और अभिक्रिया के दौरान बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, अर्थात प्रोडक्ट कहते हैं। माना यहाँ ए का द्रव्यमान W1 है और B का द्रव्यमान W2 है और C का द्रव्यमान W3 है और D का द्रव्यमान W4 है। तो अगर मैं आपसे कहीं पूछूं कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना होगा, तो कितना होगा दोस्तों? W1 प्लस W2। और इसी प्रकार देखिए उत्पाद का कुल द्रव्यमान कितना होगा? W3 प्लस W4। ये समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। अच्छा, ऐसा क्यों सर? क्योंकि भैया जस्ट हमने अभी रूल में देखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना कोई पदार्थ उत्पन्न होता है और ना ही कोई पदार्थ नष्ट होता है, सिर्फ रूपांतरण होता है। इसलिए चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं। जैसे आप पानी लिए और पानी को बर्फ में बदल दिए, तो यहाँ पानी न तो उत्पन्न हुआ है और न ही नष्ट हुआ है, सिर्फ पानी का अवस्था परिवर्तित हुआ है। तो इस दौरान जितना द्रव्यमान पानी का होगा उतना द्रव्यमान बर्फ का भी होगा। इसी चीज को लेवोजियर ने अपने नियम में बताया है, जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। उसने कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पन्न होने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और इसी चीज को उन्होंने एग्जाम्पल की मदद से शानदार तरीके से प्रूफ भी किया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद शानदार तरीके से नोट्स भी बना लेंगे। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है। अब हमें यहाँ क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। हमें यहाँ रिएक्टेंट्स का कुल द्रव्यमान निकालना है और प्रोडक्ट का कुल द्रव्यमान निकालना है, और हमें देखना है कि दोनों का द्रव्यमान बराबर है कि नहीं। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों ध्यान से, सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान 107 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 3 है, इसलिए हो जाएगा 48। तो देखिए इन तीनों को जोड़ने पर आता है 169। अब यहाँ आते हैं, देखिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, और इन दोनों को जोड़ने पर आता है दोस्तों 58.5। अब देखिए इसको और इसको जोड़ देना है और इन दोनों को जोड़ने पर आता है 227.5। अब हमें देखना है कि उत्पाद में भी इतना आता है या नहीं। देखिए यहाँ सिल्वर का 107 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 142.5 आया। अब यहाँ देखिए सोडियम का 23 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो हम लिख देंगे 48। अब देखिए इसको जोड़ने पर आता है 85 और इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है दोस्तों 227.5। इसका मतलब हमारा नियम शानदार तरीके से प्रूफ भी हो गया। आप चाहें तो इसी तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसे भी शानदार तरीके से प्रूफ भी कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों अब आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम शानदार तरीके से याद हो गया होगा। तो देर किस बात की है दोस्तों, अब शानदार तरीके से लिख भी लेते हैं। तो हेडिंग डालिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम और लिखिए इस नियम को सन 1774 में लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद लिखिए इस नियम के अनुसार, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाइए और उसके बाद लिखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों
और ब्रैकेट में लिखिए अभिकारकों, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, का कुल द्रव्यमान उत्पन्न होने वाले पदार्थों और ब्रैकेट में लिखिए उत्पादों, ब्रैकेट बंद, के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उसके आगे लिखिए अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, केवल उनका रूपांतरण संभव हो सकता है। इन्वर्टेड कामास बंद कर दीजिए और उसके नीचे आप ये एग्जाम्पल लिख दीजिए और आपको एग्जाम में अगर आए तो सिर्फ आपको इसको बस लिखना है, इसको नहीं बताना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।